क्या जापान ने चीन को छोड़ दिया? आखिर क्यों अब जापान का नया भरोसा भारत बनते जा रहा है? चीन बाहर और भारत अंदर, क्या ये एशिया की बदलती भू राजनीति का सबसे बड़ा संकेत है? आइए समझते हैं इन पूरे मामलों को। आखिर में ये पूरा मुद्दा क्या है? खबरों के हिसाब से देखा जाए तो ये खबर चीन और भारत साथ में जापान से जुड़ा हुआ है। जापान ने अभी हाल ही में कहा है चीन बाहर और भारत अंदर, यानी कि जापान ने चुपचाप लेकिन शक्तिशाली बदलाव की शुरुआत की है। पूरे मामलों को देखा जाए तो यहाँ पर इस जो भी वाक्य का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जापान अब पूरी तरीके से चीन को छोड़ रहा है, बल्कि इसका ये अर्थ निकाला गया है कि जापान अपनी चाइना +1 की जो स्ट्रेटजी थी, इसको अब यहाँ पे तेज कर रहा है। अब चीन पर उनका यहाँ पे अत्यधिक निर्भरता कम करके भारत सहित अन्य देशों में निवेश और उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो भारत जापान बहुत यहाँ पे एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। भारत और जापान ने शिखर बैठक में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत विनिर्माण में साथ में आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग बढ़ाया है और उनके लिए रोड मैप को तैयार किया है। आखिर में जापान ने ऐसा क्यों कहा? अगर देखा जाए तो उनकी चीन पर अत्यधिक निर्भरता थी और ये निर्भरता धीरे धीरे खतरा बनते जा रही थी। इसलिए अब जापान ने धीरे धीरे चीन के ऊपर अपना निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है। कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन बाधित हुई थी। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने कंपनियों को जोखिम का एहसास करवाया था। चीन के द्वारा रेयर अर्थ जैसे मिनरल जैसे कि खनिजों पर निर्यात प्रतिबंधों ने जापानी जितनी भी उद्योग थी उनकी चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। दूसरा कारण देखा जाए तो आर्थिक सुरक्षा। जापान अब ऐसी सप्लाई चेन चाहता है जो राजनीतिक दबाव से प्रभावित ना हो। भारत को एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा है भारत की बढ़ती क्षमता। मेक इन इंडिया PLI स्कीम जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े घरेलू बाजार भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बना चुका है। इसी कारण वैश्विक चाइना +1 रणनीति से भारत को बड़ा लाभ मिल रहा है। चीन बाहर भारत अंदर, आखिर में इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अगर इन वाक्यों को देखा जाए तो इसका अर्थ यह है कि जापानी कंपनियां चीन में नए निवेश को अब कम करेगी, भारत में नए कारखाने, तकनीकी निवेश को बढ़ाएगी, सप्लाई चेन को विविध तरीके से यहाँ पे बनाई जा रही है। अगर ध्यान देने के यहाँ पे देखा जाए तो जापान अभी भी चीन से पूरी तरीके से यहाँ पे बाहर नहीं निकला है, क्योंकि चीन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बना है। जापान केवल जोखिम कम करने की रणनीति को अपना रहा है। भारत और जापान के बीच संबंधों को देखा जाए तो जापान भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में से एक माना जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देशों ने यहाँ पे सहयोग अपनाया है, जैसे कि बुलेट ट्रेन, दिल्ली मुंबई जितनी यहाँ पे कॉरिडोर है, इन सारे कॉरिडोर पर, मेट्रो परियोजनाएं पर, सेमीकंडक्टर, AI, हरित ऊर्जा, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, इन सारे जगहों में दोनों देशों ने सहयोग की नीति को अपनाया है। भारत और चीन के बीच कुछ संबंधों में देखा जाए तो चाइना के साथ में भारत के संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित हैं। सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, गलवान के बाद तनाव, इंडो पैसिफिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिक्स साथ में SCO में सहयोग के रूप में इन दोनों देशों को देखा गया है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर के लगातार यहाँ पे मतभेद होते रहते हैं। चीन और जापान के बीच के संबंध को देखा जाए तो दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन सुरक्षा और भू राजनीतिक विवाद भी यहाँ पे गंभीर रूप ले लेती है। इनके बीच मुख्य विवाद होता है जैसे कि ताइवान मुद्दा, पूर्वी चीन सागर, रेयर अर्थ निर्यात, आर्थिक दबाव, और इन सारे चीज़ों को देखते हुए इसी प्रकार जापान अपनी सप्लाई चेन का विविधीकरण करना चाहता है और
चीन पर निर्भरता को कम करने का बस एक प्रयास यहाँ पे किया गया है। जापान चीन को पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो चाइना +1 नीति के तहत भारत में निवेश बढ़ा रहा है। भारत के लिए ये रोजगार, तकनीकी हस्तांतरण, निर्यात और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर देखने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत को भूमि सुधार, श्रम सुधार, लॉजिस्टिक्स और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सुधार जारी करना होगा, ताकि वो इन अवसर का पूरा लाभ उठा सके। भारत की अभी भी भूमि यहाँ पर उस योग्य की नहीं है जहाँ पर वे सही बेहतर यहाँ पर लाभ दे सके। चाइना +1 नीति क्या है? अगर देखा जाए तो इस नीति का अर्थ है जापानी कंपनियां चीन में उत्पादन जारी रखते हुए अपने निवेश, उत्पादन, सप्लाई चेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य देशों में हस्तांतरित करेगा। इसका अर्थ अगर देखा जाए तो चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। जापान ने बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किया है, जैसे कि सप्लाई चेन का विविधीकरण करना। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक उत्पादन केंद्र विकसित किए गए हैं। भारत, वियतनाम और जितने भी एशियन देश हैं, इन सारे देशों में निवेश को बढ़ाया गया है। महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए यहाँ पे बहुउद्देशीय सप्लाई नेटवर्क बनाया गया है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान दिया गया है। चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को चीन से बाहर फैलाने की कोशिश की गई है। भारत के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग और तकनीकी साझेदार को बढ़ाया गया है। उच्च तकनीक उद्योग को सुरक्षित और विश्वसनीय देशों में हस्तांतरित करने का यहाँ पे जोर दिया गया है। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स। भारत में जापानी ऑटो कंपनियों ने उत्पादन क्षमता बढ़ाई है। ऑटो पार्ट्स सप्लाई चेन को चीन से बाहर विविधित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और बैटरी उद्योग में नए निवेश किए गए हैं। महत्वपूर्ण खनिज और बैटरी के रूप में देखा जाए तो जितने भी रेयर अर्थ, लिथियम और अन्य जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति बनाई गई है इनसे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अन्य साझेदार देशों के साथ में सहयोग को बढ़ाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल उपकरण में यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कोविड-19 के बाद मेडिकल सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है। दवाओं और यहाँ पे जितने भी मेडिकल से संबंधित उपकरण हैं, उनके उत्पादन को चीन से बाहर फैलाया जाएगा। डिजिटल और उन्नत प्रौद्योगिकी, AI, रोबोटिक, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाया जाएगा। विश्वसनीय तकनीकी साझेदार देशों के साथ सहयोग किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। भारत में दिल्ली, मुंबई जितने भी यहाँ पे कॉरिडोर है, इन सारे परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। बंदरगाह, रेल, सड़क और औद्योगिक गलियारों में निवेश किया जाएगा। आर्थिक सुरक्षा नीति के रूप में देखा जाए तो जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया है। महत्वपूर्ण उद्योगों को राजनीतिक और भू राजनीतिक जोखिम से बचाने का यहाँ पे कोशिश भी किया गया है। ये मुद्दा भारत के लिए बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत जापान के लिए चाइना +1 नीति का प्रमुख लाभधारी यहाँ पे बन सकता है, एक लाभार्थी के रूप में उभर सकता है। FDI, रोजगार, तकनीक हस्तांतरण और निर्यात क्षमता यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और बैटरी उद्योग में भारत को अवसर मिल सकता है, जिससे भारत की घरेलू यहाँ पे रोजगार विकसित हो सकती है। भारत जापान संबंध आर्थिक और यहाँ पे रणनीतिक दोनों दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये केवल निवेश की खबर नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था का संकेत है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की वैश्विक प्रवृत्ति ने भारत एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रहा है। यदि भारत विनिर्माण, तकनीक और बुनियादी ढांचे में सुधार की गति बनाए रखता है
तो आने वाले वर्षों में वह वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। तो इस प्रकार न्यूज़ से जुड़े हुए यहाँ पे बेस्ट कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।